पानी बेचने वाली चुड़ैल। पानी ले लो ठंडा बर्फीला पानी ले लो। कब से गला फाड़ कर आवाज लगा रही हूँ, कोई भी पानी खरीदने आ क्यों नहीं रहा। एक बड़ी ही नौजवान खूबसूरत लड़की शीतलपुर स्टेशन पर पानी बेचते हुए कहती है, ट्रेन आने का समय हो गया है। इतना कहते ही पानी बेचने वाली लड़की अपने बोतलों को सजाने लगती है। तभी स्टेशन के वीरान पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकती है और वो कहती है, ठंडा ठंडा पानी ले लो। पानी 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 बोलो पानी। पानी बेचने वाली लड़की की आवाज ट्रेन की विंडो सीट पर बैठे विकी नाम के एक लड़के के कान में सुनाई पड़ने के साथ वो खिड़की से बाहर देखकर कहता है, आय हाय मजे, क्या हिरनी जैसी चाल ढाल है। अरे सुनो पानी वाली। उसकी आवाज को अनसुना करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। फिर विकी ट्रेन से नीचे उतरकर कहता है, पानी वाली पानी पिला दे। ओ पानी वाली, जरा हमरी भी प्यास बुझा दो। ये सुनकर पानी बेचने वाली लड़की पीछे पलटती हुई कहती है, बोलो बाबू, कौन सा बोतल दूं? बिस्लेरी, एक्वाफाइन या फिर किनले? कोई सी भी दे दो, बस अपने नरम नरम हाथों से पिला दोगे तो मजा ही आ जाएगा। तभी ट्रेन के पहिए चलने लगते हैं और वो लड़की कहती है, अरे शहरी बाबू, तुम्हारी ट्रेन तो छूट गई। अरे जाने दो, वैसे भी उस ट्रेन में मैं एकदम तन्हा था। अब 2 घूंट पानी तो पिला दो। जैसे ही विक्की पानी की घूंट अपने गले से नीचे उतारता है, वो सुंदर लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और ये देख विक्की की आंखें एकदम फटी रह जाती हैं। फिर चुड़ैल नाचकर हंसती हुई कहती है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। क्या हुआ मेरे मजनू, लैला का ये रूप पसंद नहीं आया? यही मेरी असलियत है। विक्की के पैर जैसे वहीं जम जाते हैं और खौफ के मारे वो जमीन पर गिरते हुए कहता है, मतलब तुम्हारा खूबसूरत रूप एक छलावा था, तुम चुड़ैल हो। हे भगवान बचाओ, वरना ये पानी वाली चुड़ैल मुझे नानी याद दिला देगी। चुड़ैल उसे बेरहमी से मार देती है और लड़की का रूप लेकर दोबारा पानी बेचने लगती है। ठंडा ठंडा पानी पी लो, जी भर कर जिंदगी जी लो। चुड़ैल पूरी रात स्टेशन पर पानी बेचने के लिए तेज आवाज लगाती है और सूरज की किरण के साथ धुएं की तरह गायब हो जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल स्टेशन पर पानी बेचा करती थी। एक रात वो स्टेशन पर खड़ी होकर ट्रेन के आने का इंतजार करते हुए कहती है, अरे ये ट्रेन कब आएगी? ऐसे तो मेरी पानी की बोतल इस 50 डिग्री की गर्मी से उबलने लगेंगी। पहली बोनी में ही क्यों ना कर दूं। चुड़ैल जैसे ही पानी के घूंट गले से नीचे उतारती है, ट्रेन की आने की आवाज उसके तेज कानों में पड़ती है और चुड़ैल खुश होकर कहती है, दौड़ा दौड़ा रीटे ड्राइवर चल मत हौले हौले, इंजन की सीटी में मारो बम डोले। आ गई ट्रेन, अब मुझे अपना परम सुंदरी अवतार लेना होगा। चालाक चुड़ैल लड़की के वेश में बदलकर चिल्लाना शुरू करती है, पानी ले लो, ठंडा ठंडा बिस्लेरी वाला पानी ले लो। ट्रेन के अंदर बैठा राजेश नाम का युवक कहता है, हाय री मैया, ई गर्मी ने तो हमको आलू की तरह उबाल दिया है। सर से पांव तक पसीने के समंदर में डूब गए हैं। गला सूख रहा है, काश ठंडा पानी मिल जाता। पानी ले लो, गर्मी से राहत का जुगाड़, ठंडा बर्फ से भरा पानी ले लो। पानी बेचने की आवाज जैसे ही राजेश के कानों में पड़ती है, वो कहता है, अरे बबुनी रुको तनिक, कैसा दियो पानी का बोतल? एकदम सस्ता है काका, इस पानी को पीते ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। का मतलब? मतलब गर्मी से। ये पानी का बोतल एकदम शीतल है, इसका हर एक घूंट अमृत के समान है। सागर मंथन से निकला है का? ये पेयजल ओ अमृत के जैसन है, पी कर देख लो। राजेश खिड़की से पैसे देकर पानी की एक बोतल खरीद कर उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है कि अचानक उसके गले की खाल उधड़ने लगती है और वो छटपटाते हुए गला पकड़ कर कहता है, अरे कैसन पानी बेचत है तू? ये मिनरल वाटर रहे कि तेजाब? गला चला था हमार। पानी बेचने वाली लड़की हंसते हुए चुड़ैल के रूप में बदलकर कहती है, अलविदा, ये पानी नहीं तेरी मौत के अंतिम घूंट थे। चुड़ैल के पानी पीने के कारण उस आदमी की बेरहमी से तड़पकर मौत हो जाती है। वक्त तेजी से गुजरता है। चुड़ैल हर रात पानी बेचकर लोगों को मौत के घाट उतारा करती। एक रात कुछ यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी एक कहता है, महेंद्र, पानी की बोतल कहाँ रखी है? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। सॉरी यार, जल्दबाजी में पानी की बोतल तो हमने खरीदी ही नहीं है। अगला स्टेशन शीतलपुर है, हम वहीं उतरकर पानी की बोतल खरीद लेंगे। गलती से भी शीतलपुर स्टेशन पर कदम रखने की गुस्ताखी मत करना,
वरना जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी बगल वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी चादर ओढ़े बैठा था, जिसकी बात सुनकर वो कहते हैं, पर आप हमें वहां उतरने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कई दशकों से एक चुड़ैल उस स्टेशन पर पानी बेच रही है। जो उसका पानी खरीद कर पीता है वो उसे मौत की नींद सुला देती है। पर वो चुड़ैल आखिर ऐसा कर क्यों रही है? बहुत समय पहले की बात है। आज जो शीतलपुर स्टेशन है वो एक जमाने में घनघोर जंगल था। जब स्टेशन के निर्माण में पटरी की खुदाई का काम चल रहा था तो उसकी लाश निकली थी, जिसे कार्यकर्ता के मैनेजर ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की जगह उसके शव को एक पानी से भरे गहरे गड्ढे में फेंक दिया और वो चुड़ैल बनकर बाहर निकल आई और सबसे पहले उस मैनेजर को मार डाला और उसी गड्ढे के पानी को अपनी काली शक्ति से चुड़ैल स्वच्छ जल में बदलकर बेच रही है। उस चुड़ैल के खात्मे का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। शीतलपुर स्टेशन से पीछे कुछ दूर एक पुराना दैविक मंदिर है। अगर चुड़ैल उस पवित्र मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रख दे तो वो खाक में मिल जाएगी। पर उसे वहां तक लेकर जाएगा कौन? हम लेकर जाएंगे। ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर ट्रेन शीतलपुर के स्टेशन की सुनसान पटरी पर रुक जाती है और दोनों दोस्त ढांढस बांधकर नीचे उतरकर स्टेशन के एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ती है, पानी ले लो, ठंडा पानी पी लो। तेजस, वो चुड़ैल कब आएगी यार? आ चुकी है। ये चुड़ैल ही है। देख, उसके पैर उल्टे हैं। ये सुंदर रूप इसका छलावा है। चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, साहेब पानी पी लो। नहीं चाहिए, जाओ। एक बोतल तो ले लो, सस्ता है। अरे कहा ना नहीं चाहिए। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपने असली रूप में आकर कहती है, अब बोल, पिएगा या नहीं? एक ही शर्त पर। अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो हम तुम्हारी सारी बोतलों का पानी एक बार में पी जाएंगे। तू एक चुड़ैल को उकसा रहा है। चल, ये मौत की पकड़ा पकड़ी खेलने में बड़ा मजा आएगा। दोनों तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मंदिर की तरफ भागकर मंदिर की सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, डप्पा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मंदबुद्धि चुड़ैल, जरा नीचे देख, तेरे कदम है कहाँ? चुड़ैल के पैर मंदिर की चौखट पर होते हैं और वो जलते हुए कहती है, ये मैंने कैसी मूर्खता कर दी। बचाओ। चुड़ैल धू धू करके जल जाती है और ट्रेन का रामदास वहां प्रकट होकर कहता है, शुक्रिया, हैरान मत हो, मैं सालों पहले मर चुका हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। वो मैनेजर मैं ही था जिसके कारण इस चुड़ैल का हड़कंप शीतलपुर में फैल गया था। आज उसकी मौत के साथ मेरी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं और शीतलपुर हमेशा के लिए चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। इतने सन्नाटे में जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। गांव की गली के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। कुछ ही देर बाद वो शांति से अपना कोना पकड़कर सो गए। गांव का एक भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं था। सभी अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी जंगल से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ आ रही होती है, जिसे गांव के अंदर गाय बकरी बंधे हुए दिखाई देते हैं। क्या बात है, यहाँ तो गाय बकरी बंधी हुई है। इन्हीं को खा जाती हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी सी भूख तो मिट जाएगी। ये सोचकर चुड़ैल उन गाय और बकरियों को उठाकर अपने मुंह में निगल जाती है, जिसके बाद चुड़ैल आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे एक चंपत लाल हाथ में डिब्बा लिए हुए दिखाई देता है। अरे भैया, कितनी रात हो गई और ये रात के समय संडास आना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। काश हमारे गांव में भी टॉयलेट होते। कम से कम रात के समय जंगल तो न जाना पड़ता। चंपत लाल अपने आप से ये सब कह ही रहा होता है कि इतने में उसे अपने सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाता है। हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल! ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे भागो रे भागो, संडास जा रहा था, सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। अब तो मेरी संडास भी ऊपर चढ़ गई है। भागो भागो भागो। चंपत लाल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़कर उसे पकड़ लेती है। मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा है तू? तू नहीं जानता क्या?
कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। एक बार जिसे मैंने देखा फिर वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे चुड़ैल। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मार रही है चुड़ैल? किसने कहा कि मैं तुझे मारूंगी? मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। चुड़ैल चंपतलाल को अपने साथ हवा में उड़ाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में पहुंच जाती है और चंपतलाल को गुफा के अंदर अपनी 3 भूतिया मटकी में से एक मटकी के अंदर डाल देती है और जिसके बाद वो अपनी गुफा में आराम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग चंपतलाल को यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं, क्योंकि चंपतलाल उस गांव का इकलौता चाय वाला था जिसके हाथों की चाय पीकर गांव वाले अपनी सुबह शुरू करते थे। अरे भैया, ये चंपतलाल कहाँ जाकर मर गया? क्या इसे नहीं पता कि हमें सुबह की चाय इसके हाथ की चाहिए होती है? अरे भैया, अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो उसे कल रात ही देखा था यहाँ से जाते हुए। उसके बाद से तो मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और तुझे पता है भाई, हमारे गांव के कुछ लोग पहले ही गायब हो चुके हैं। इस बार चंपतलाल गायब हो गया है। आखिर ये गांव के लोगों को गायब कौन कर रहा है? चंपतलाल के गायब होने की वजह गांव के लोगों को समझ ही नहीं आती, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रात हो जाती है, रात के समय वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है और गांव के लोगों को अपने साथ हवा में उड़ाकर अपनी गुफा में ले जाती है, जिसके बाद उन्हें वो अपनी भूतिया मटकी में डाल देती है। जिसके बाद पहली मटकी के अंदर से खून और दूसरी मटकी के अंदर से भूतों की हड्डियां और तीसरी मटकी के अंदर से खाना निकलने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल खाना खाती है। और ये सब गांव का एक आदमी दुर्योधन उसकी गुफा के अंदर चुपके से देख लेता है, जिसके बाद अगले दिन सुबह वो गांव के सभी लोगों को बताता है। अरे वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। गांव के लोगों को जंगल की एक चुड़ैल गायब करती जा रही है। अरे भाई, कल रात भी वो 3 लोगों को अपने साथ उड़ाकर ले गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चुड़ैल गांव के सभी लोगों को गायब कर देगी और ये गांव खंडहर बन जाएगा। नहीं, हमें उस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। उस चुड़ैल को केवल एक ही आदमी रोक सकता है और वो है अघोरी बाबा। अघोरी बाबा जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। अगर तुम लोग उन्हें मनाकर गांव ले आओ तो वो चुड़ैल को भगाने में हमारी मदद करेंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सूरज और दुर्योधन दोनों मिलकर जंगल में अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे रात होने लगती है और जंगल में गुफा के अंदर आराम करती हुई चुड़ैल अपनी नींद से जाग जाती है, जिसके बाद वो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकलती है। आज की रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो गांव की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद जब चुड़ैल गांव पहुंचती है तो उसे गांव के अंदर एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद वो बहुत आग बबूला हो जाती है और गांव के लोगों के घर तोड़ने लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से कहती है, अरे गाँव वालों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारे जाओगे। गांव के सभी लोग हरिया के घर में जाकर छुप जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल इंसान की खुशबू सूंघते सूंघते हरिया के घर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा बजाने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा सूरज और दुर्योधन को चुड़ैल की गुफा में लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा को वहां चुड़ैल के 3 भूतिया मटके दिखाई देते हैं, जिनमें से एक के अंदर खून निकल रहा होता है, दूसरे से हड्डियां और तीसरे से खाना निकलता है, जिन्हें देखकर अघोरी बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के अंदर बेचैनी सी होने लगती है, जिसके बाद वो गांव वालों को छोड़कर अपनी गुफा की तरफ भागने लगती है।
जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर पहुंचती है उसे वहां अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। अघोरी, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी गुफा के अंदर आ गए। तुझे क्या लगा कि तू इन गांव वालों को मार के बहुत शक्तिशाली हो जाएगी? लेकिन ये मत भूल, हर बुराई के साथ उसका अंत भी लिखा होता है। ये कहकर अघोरी बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल के ऊपर बभूति फेंक देते हैं और चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाती हैं। जिसके बाद चुड़ैल तड़पते हुए अघोरी से कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे मत मारो। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में रहा करती थी। मैं कुम्हार की पत्नी थी और अपने पति के साथ मटके बनाकर गांव भर में बेच दिया करती थी। मटके बेचकर हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, लेकिन गांव की ऊंची जाति के लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम छोटी जाति से थे। इसलिए वो हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे और एक दिन उन्होंने हमें गांव से निकाल दिया। जिसके बाद हम जंगलों में भटक रहे थे। हम इस गुफा में आकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन एक दिन मेरे पति की भूख प्यास से मृत्यु हो गई। जिसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। वही एक दिन मैं भी अपने पति के गम में चल बसी, लेकिन मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई और मैं बहुत शक्तिशाली होना चाहती थी, ताकि मैं इस गांव के ऊपर अपना हाथ चला सकूं। अब तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपने भूतिया मटकों की मदद से इन गांव के सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर अघोरी बाबा मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल के भूतिया मटके अपने आप फूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़प तड़प के मर जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जिसके बाद गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी समंदर के भीतर सैकड़ों वर्षों से जलपरी लोक बसा हुआ था। जलपरी लोक की रानी थी सितारा। उसकी बेटी इलियाना संपूर्ण जलपरी लोक की सबसे खूबसूरत जलपरी थी, जिसकी नीली आंखें, गुलाबी होठ और दूधिया रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। आज वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, हम इस जलपरी लोक से बाहर क्यों नहीं जाते? मुझे समंदर के बाहर की दुनिया देखने का बड़ा मन करता है। क्योंकि हम जलपरियों की दुनिया समंदर के अंदर तक ही सीमित है। बाहर निकलना हमारी जान के लिए खतरा है। कैसा खतरा माँ? समंदर के बाहर स्थलीय मनुष्य रहते हैं, जो हम जलपरियों के ताक में घात लगाए बैठे हैं। ठीक है माँ। इलियाना जलपरी लोक से निकलकर तैरते हुए सुध बुध खोकर बेहद दूर आ जाती है, जहाँ एकदम सन्नाटा था, और तभी चारों ओर ताक कर कहती है, अरे ये मैं कहाँ आ गई? मुझे अंधेरा होने से पहले जलपरी लोक पहुँचना होगा। अचानक इलियाना की नजर एक खंडहर शैतानी गुफा पर जाती है और एक डरावनी आवाज उसके कान में पड़ती है, अंदर आओ शहजादी। इलियाना गुफा की तरफ आकर्षित होकर तैरकर अंदर प्रवेश करती है। तभी समंदर के अंदर जोरदार बवंडर उठता है और सितारा कहती है, ये बवंडर ना जाने कौन से आने वाले तूफान का संकेत है। समंदर में बड़ा बवंडर उठा है। इलियाना जाने कहाँ रह गई। अचानक इलियाना की नजर गुफा के अंदर कैद चुड़ैल जलपरी पर जाती है, जिसके पैने दांत, लाल खूनी आंख और सिंग थे। इलियाना के ऊपर से चुड़ैल का काला मायाजाल का आकर्षण टूटता है और वो कहती है, ये कैसी विकट जलपरी है जो इतनी खूंखार प्रतीत हो रही है। एक समय मैं भी तुम्हारे जैसी खूबसूरत जलपरी थी, पर समय के साथ मेरे रूप का आकर्षण ढल गया। आज से पहले आपको इस समंदर में कभी नहीं देखा। आप किस लोक की जलपरी हैं? वो सब छोड़ो। अरे इतने सुंदर जलपरी के इतने कम केश। मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर मेरे केस अन्य जलपरियों के जैसे होते ही नहीं। तो क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे केस का अचूक उपाय है। क्या आप मेरे बालों को लंबे कर सकती हैं? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ। चुड़ैल की सही तरीके से पहचान न होने के कारण इलियाना उसके जाल में बुरी तरह से फंसती चली जाती है
और चुड़ैल उसे अपने काले जादू से एक इत्र प्रकट करके देते हुई कहती है, ये लो इलियाना, इस सुगंध द्रव्य को हर रात तुम अपने केस में लगा कर सोना। प्रतिदिन के साथ तुम्हारे केस एक हाथ बढ़ते चले जाएंगे और तुम परीलोक की सबसे लंबे बालों वाली खूबसूरत रानी बन जाओगी। शुक्रिया जादुई जलपरी, अब मुझे जाना होगा। इलियाना के जाने के साथ चुड़ैल जलपरी हंसते हुए कहती है, मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जलपरी को मात देना इतना आसान नहीं। एक बार फिर कहर बनकर टूटेगी ये जरूरा बाबेल जलपरी। उस रात इलियाना चुड़ैल जलपरी के दिए सुगंध द्रव्य को अपने केस में लगाकर सो जाती है और हर दिन गुजरने के साथ इलियाना का बर्ताव शैतानी जलपरी में बदलने लगता है, जिसे देख जलपरी लोक की रानी सितारा जलपरी कहती है, इलियाना, क्या तुमको स्मरण नहीं कि जलपरी लोक की परियों को खुले बालों की मनाही है? मैं जलपरी हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी खूबसूरती नियमों की मोहताज नहीं। सितारा कक्ष में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी सखी शकीना जलपरी वहां आकर कहती है, क्या बात है रानी सितारा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पता नहीं सकीना, आजकल इलियाना का बर्ताव बड़ा विचित्र जान पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तो इसका है पर आत्मा जरूबाबेल की है। उस छली आतंकी जलपरी का नाम मत लो। तुम्हें याद नहीं उसने कुछ वक्त पहले कैसा कहर बरसाया था? अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कुछ जल पुरुष और जलपरी रानी के पास आकर कहती है, रानी सितारा, हमारी मदद कीजिए। जलपरी लोक के निवासियों की जान खतरे में है। आप सभी इतने डरे क्यों लग रहे हैं? क्या जलपरी लोक में कोई जलीय जानवर या मानव प्रवेश कर गया है? वो चुड़ैल जरूबाबेल लौट आई है और सबको मार काट रही है। इतना ही नहीं महारानी, आपकी पुत्री इलियाना भी उसके साथ शामिल हो गई है। चुड़ैल जलपरी जरूबाबेल सितारा के आगे जलपरी की पूंछ काटकर घायल करके पटकती हुई कहती है, जरूबाबेल अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं लौट आई हूँ। मरोगे, सब मरोगे। इलियाना, होश में आ। शायद इस चुड़ैल जरूबाबेल ने अपने मायावी जादू से इलियाना को अपने जैसा बना दिया है। सितारा, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तुम इस जलपरी लोक की रानी हो। प्रजा की जान बचाना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। मैं क्या करूं शकीना? क्या तुम भूल गई कि एक जलपरी रानी अपनी लोरी की धुन से कैसा भी माया जाल या शैतानी चक्र चाल काटने की शक्ति रखती है? सितारा अपनी बेटी के गले लगकर लोरी गाते हुए कहती, स्वप्न नगरिया कि तू जलपरी है, मैं हूँ तेरी अम्मा, तू मेरी परी है। जाग मेरी रानी, निंदिया से जाग। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ रोक इस लोरी की धुन को। मैं तुझे इस बार अपना खेल बिगाड़ने नहीं दूंगी। जरूबाबेल चुड़ैल के शैतानी चीख से सभी जल पुरुष और जलपरी के कानों से खून बहने लगता है और वो छटपटाकर बेहोश हो जाते हैं और समंदर के जलीय जीव मरने लगते हैं। अचानक इलियाना चुड़ैल जलपरी के शैतानी जादू से बाहर निकल जाती है और सितारा अपनी जादू की छड़ी से जरूबाबेल को एक पिंजरे में कैद करके कहती है, माँ, आपने इस जलपरी को पिंजरे में कैद क्यों किया? इलियाना, ये एक साधारण जलपरी नहीं बल्कि एक मायावी चुड़ैल जलपरी है। देख, इसके अश्क रूप को मायावी है। ये यक्षिणी से कम नहीं है। परीलोक में रहने वाली जरूबाबेल एक मायावी जलपरी थी जो अपनी जलपरी जादू का गलत प्रयोग करके समंदर के जीवों को मार दिया करती, तो कभी जल पुरुष जलपरियों के साथ भद्दा मजाक किया करती। सितारा रानी उसको चेतावनी देकर कहती है, जरूबाबेल, तुम एक जलपरी हो। क्या तुम्हें अपने दायरे नहीं पता? एक जलपरी लोगों के जीवन का कारण बनती है, ना कि उसकी मृत्यु का। ऐसा भी क्या अपराध कर दिया मैंने महारानी, जो आप मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हैं? तुम अपने मनोरंजन के लिए समंदर के कितने जलीय जीवों की निर्मम हत्या करती हो। अगर दोबारा तुमने इस घिनौने अपराध को दोहराया तो जलपरी लोक से निष्कासित होगी। सभा में हुई बेइज्जती के कारण जरूबाबेल बौखला कर कहती है, ये सितारा जलपरी लोक की रानी अपने ताज पर ज्यादा ही इतराती है। इसे मजा चखाना पड़ेगा। बदले की भावना लिए वो चोरी छिपे अपने जादू से तंत्र विद्या सीखना और जलपरियों की बलि देना शुरू कर देती है
और एक शक्तिशाली जादूगरनी बनकर पूरे जलपरी लोक में कहर बनकर टूट पड़ती है, जिसे देखकर सितारा और शकीना मिलकर उसका सामना करके कहते हैं, तो जैसे मायावी जलपरी लोक के लिए श्राप हैं। सितारा शकीना जरूबाबेल की पूंछ काट डालती हैं और जरूबाबेल कहती है, तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। कुछ ही पलों में मैं चुड़ैल बन जाऊंगी और ऐसा कहर मचाऊंगी कि रूह कांप उठेगी। उसके कहर से बचने के लिए हमने उसके साथ शव को जलपरी लोक से दूर उस खंडहर में कैद कर दिया था, लेकिन तुम्हारे प्रवेश के कारण वो चक्र और ये चुड़ैल जलपरी कहर बनकर फिर से लौट आई है। अब आगे क्या होगा? ये अमृत प्याला है जिसके स्पर्श से एक जलपरी सैकड़ों वर्ष के लिए अमरता प्राप्त करती है, लेकिन ये अमृत इस चुड़ैल जलपरी के लिए एक विष के समान काम करेगी। जैसे ही इसकी बूंदें उस चुड़ैल के ऊपर पड़ेंगी, ये जलकर राख हो जाएगी। बूंदों के पड़ते ही चुड़ैल जलपरी का शरीर जलने लगता है और वो जलकर कहती है, आ, 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 चुड़ैल हूँ मैं, जरूबाबेल हूँ मैं। याद रखना, कहर बनकर फिर से टूटूंगी। चुड़ैल जलपरी के खात्मे के बाद पुनः जलपरी लोक में शांति की लहर छा जाती है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। सुन लो गाँव वालों, अगर रात के समय तुम में से कोई भी इस गांव के बाहर जाने की कोशिश करेगा तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सभी को मार दूंगा। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर तू है कौन? क्यों आया है हमारे गांव में? तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। सरकार इसका मुंह बंद करवा दिया जाए। बिल्कुल, इसका क्या, हर उस इंसान का मुंह बंद कर दो जो रात के समय अपने घर से बाहर है। उस भूत की बात सुनकर सभी गांव वाले दौड़ते हुए अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ गांव वाले दौड़कर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सभी भूत और चुड़ैल हमला कर देते हैं। कुछ अपने मुंह से आग निकालते हैं तो कुछ भूत अपनी लंबी जुबान करके इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। इस तरह उस गांव में लोगों की भयानक मौत हो गई। कुछ देर बाद सुबह होने वाली थी। सुबह होने से पहले वहां से सभी भूत अपने आप गायब हो जाते हैं और ये खबर अब अखबारों में आग की तरह फैल गई। जिंदलगढ़ गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर शामगढ़ गांव में राम बहादुर नाम के बाबा अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में ये खबर देख वह चौंक जाते हैं और अपनी पत्नी रूपमती से बोलते हैं, रूपमती, वो फिर से आ गए। मुझे एक बार फिर जिंदलगढ़ गांव जाना होगा। अगर मैं नहीं गया तो वो गांव नहीं बचेगा और उस गांव के साथ साथ वो सभी भूत और चुड़ैल और भी गांव को बर्बाद कर देंगे। लेकिन वो आजाद कैसे हो सकते हैं? ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर राम बहादुर वहां से निकल जाता है और अपनी कार को 120 स्पीड में भगाकर जिंदलगढ़ गांव में ले जाता है। और जब वो वहां आता है तब उस गांव में लाशों के ढेर पड़े हुए थे और उनके परिवार के लोग उनके पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये देख राम बहादुर एक राघव नाम के लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ था और इस तरह इस गांव में लाशों के ढेर क्यों हैं? राघव अब उसको सारी बात बता देता है, जिसके बाद राम बहादुर बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर वो एक डायरी का पता लगाते हैं, जहां उन्हें आंखें बंद करने के साथ वो डायरी दिखती है। वो डायरी उस गांव के आखिरी में एक नदी के एक छोर पर आधी मिट्टी के अंदर दबी हुई दिखाई देती है। ये देखकर राम बहादुर एक बार फिर अपनी कार में बैठता है और उस गांव के आखिरी में उस नदी के पास पहुंच जाता है, जहां वह उस डायरी को उठाता है और तुरंत उसको लेकर उस गांव में आ जाता है। राम बहादुर अब रात होने का इंतजार करने लगता है और इस तरह रात के 12 बज जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही राम बहादुर उस डायरी को खोलता है और अपने स्पिरिचुअल वर्ड को बोलना शुरू कर देता है। There is more power in a single Christian than in all the spirit on the face of earth. Leave this home. I said, leave this home. राम बहादुर के स्पिरिचुअल वर्ड से वहाँ पर सभी भूत आ जाते हैं, जिसके बाद वो उससे बोलते हैं, इसको बंद कर दे वरना तुझे नहीं छोड़ेंगे। क्यों तू अपनी जान के पीछे पड़ा है? क्यों? अपने आप को मौत के घाट उतारना चाहता है। क्या तुम सभी लोग भूल गए कि मैंने तुम सभी को किस तरह से कैद किया था? उस दिन तो तेरी किस्मत थी, लेकिन आज तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता।
उसकी ये बात सुनकर राम बहादुर को गुस्सा आता है और वह एक बार फिर अपने स्पिरिचुअल वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। There's more power in a single Christian than in all the spirit on the face of earth. Leave this home. I said, leave this home. इस तरह अब राम बहादुर स्पिरिचुअल वर्ड्स को पढ़ता रहता है, जिसके बाद उस डायरी में से एक बहुत ही तेज चमक होती है और उसके इस चमक के साथ साथ वो सभी भूत और चुड़ैल गोल गोल घूमते घूमते उस डायरी के अंदर जाने लगते हैं और जाते वक्त सभी एक साथ बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। इस तरह सभी भूत और चुड़ैल उस डायरी के अंदर चले जाते हैं और राम बहादुर एक झटके से उस डायरी को बंद कर देता है, जिसके बाद वो उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसको आग लगा देता है और इस तरह उस डायरी के साथ साथ वो भूत भी जलकर मर जाते हैं। उस डायरी को जलता हुआ देख राम बहादुर एक सुकून भरी सांस लेता है और खुद से बोलता है, आज इन भूतों का खात्मा हो ही गया, अब ये गांव सुरक्षित है। इतना कहकर राम बहादुर अपनी कार की तरफ जाता है कि तभी उसका हाथ राघव पकड़ लेता है और बोलता है, प्रोफेसर साहब, आखिर आपने भूतों को इस डायरी में कैद कैसे किया और कैद करने के बाद इनको जला दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्लियर कीजिए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में या इस डायरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है प्रोफेसर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो सुनो, आज से 20 साल पहले मैं इस गांव के हेड कॉलेज में प्रोफेसर रह चुका हूँ। मुझे कुछ शक्तियों की समझ है और इसी तरह लाइब्रेरी में एक जादुई भूतिया डायरी थी, लेकिन उस डायरी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही एक बार राज नाम का लड़का लाइब्रेरी में आता है और उस डायरी को उठाता है। उस डायरी में से एक चमक आ रही थी और उस चमक को देख राज बोलता है, अरे वाह, ये डायरी कितनी चमक रही है। मन तो कर रहा है कि इसको मैं अपने घर ले जाऊं। मैं इस डायरी को इशू करा लेता हूं और इसको घर पर आराम से पढ़ लूंगा। राज उस डायरी को इशू करवा लेता है और अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब राज उस डायरी को खोलता है तब उसमें से एक तेज रोशनी चमकती है और उस रोशनी के साथ कई सारे भूत और चुड़ैल निकल जाते हैं। ये देखकर राज बहुत डर जाता है। राज को डरता हुआ देख भूत का महाराजा बोलता है, राज, तुमने हमें आजाद करवाया है, तुम्हें इसका क्या इनाम चाहिए? डायरी के अंदर से भूतों को निकलता हुआ देख राज की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और राज डरते हुए वहां से भाग जाता है। राज भागते भागते राम बहादुर प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है और उसको सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर राम बहादुर प्रोफेसर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो राज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम मुझे ये बताओ कि ये डायरी कहाँ है। वो डायरी मेरे बैग में है, 1 मिनट, मैं अभी देता हूँ। इतना कहकर राज डायरी निकालता है और प्रोफेसर उस डायरी को अपने हाथ में लेकर जिंदलगढ़ गांव के आखिरी में नदी के पास जाता है और अपने स्पिरिचुअल वर्ड को पढ़ना शुरू कर देता है। There is more power in a single Christian than in all the spirit on the face of earth. Leave this home. I said, leave this home. तू हमें यहाँ पर कैद तो कर रहा है, लेकिन हम वापस जरूर आएंगे। इतना कहकर वो सभी भूत उस डायरी में कैद हो जाते हैं। मैंने भूत को डायरी में कैद तो कर दिया, लेकिन पता नहीं किसने इस डायरी को एक बार फिर खोल दिया और जैसी वो डायरी खुली वो सभी भूत और चुड़ैल वापस आ गए। लेकिन अब डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने इस डायरी को जला दिया है। तो अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ और सुकून भरी नींद लो। इस तरह राघव मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ अपने घर जाता है और शांति से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राम बहादुर भी अपने गांव वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी रूपमती के साथ खुशी से रहने लगता है। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। उस समय ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ बहुत सुंदर गार्डन के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ईशा बोलती है, ऋतिक, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ईशा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। ऋतिक, तुम्हें चांद तारे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस गार्डन से एक सुंदर सा फूल ही तोड़ कर ले आओ, वही बहुत है मेरे लिए।
मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस इतनी सी बात। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी गया और तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा फूल तोड़ कर ले आता हूँ। ऋतिक फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो फूल को तोड़ने की कोशिश करता है तभी आवाज आती है, ओ मूर्ख, इस गार्डन के फूल को मत तोड़, नहीं तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। कौन है? कौन है? सामने आओ जो भी हो। मैं इस फूल को तोड़ कर ही रहूंगा। मुझे इस फूल को मेरी जान ईशा को देना है और आज मैं अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा इस फूल को ले जाकर। तभी ऋतिक फूल को तोड़ देता है। ऋतिक के फूल तोड़ते ही वहां एक खूंखार भयानक भूत आ जाता है और बोलता है, ओ मूर्ख इंसान, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इन फूलों को हाथ मत लगा, लेकिन तू नहीं माना। अब तुझे तेरी माशूका को इस फूल के बदले में अपनी जान गंवानी होगी और इन्हीं फूलों की शांति के लिए तुम दोनों को इस गार्डन की शोभा बढ़ानी होगी। ये कहकर भूत ईशा और ऋतिक को मारकर उनका फूल बना देता है, जिसके बाद भूत सभी पौधों में पानी देता है। इसी तरह सुबह हो जाती है और गार्डन में लोग सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं और गार्डन में बैठकर खूब हंसी मजाक करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और ऐसे ही दिन भर बच्चों से लेकर बड़े इंसान तक गार्डन में आते और समय बिताया करते। ऐसे ही एक बार की बात है, अशोक कार में अपनी पत्नी के साथ उसी गार्डन के सामने से जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और वो बोलता है, ओह नो, गाड़ी कैसे बंद हो गई? इसको भी इसी वक्त बंद होना था। इतनी गर्मी और ऊपर से ये रात, अब हम क्या करेंगे? तभी गाड़ी में बैठी हुई अशोक की पत्नी समीरा की नजर उस गार्डन पर पड़ती है और वो बोलती है, अब हम पूरी रात तो इस गाड़ी में बैठ नहीं सकते और ना ही इसे धक्के मारकर मैकेनिक के पास लेकर जा सकते हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस गार्डन में चले जाएं और रात यही गार्डन में गुजारें। तुम कह तो सही रही हो, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। चलो चलकर यही रात गुजारते हैं। इसके बाद वो दोनों उस गार्डन में चले जाते हैं और दोनों उस गार्डन में घूमने लगते हैं। तभी समीरा कहती है, वाओ, ये फूल कितना सुंदर है। मन तो कर रहा है मैं इसे अभी इसी वक्त तोड़ लूं। तो इसमें इतना सोचना कैसा? रुको, मैं तुम्हारे लिए इसे तोड़ देता हूँ। जब आज तक मैंने तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया तो तुम्हारी इस ख्वाहिश को कैसे अधूरी छोड़ दूंगा? इतना बोलकर अशोक फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी फूल में से आवाज आती है, इस फूल को मत तोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने इस गार्डन के एक भी फूल को तोड़ा तो समझ जाना कि तुमने अपनी मौत को बुलाया है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बता दूं कि मैं किसी से नहीं डरने वाला। भला एक फूल के लिए कौन मारेगा मुझे? हिम्मत है तो सामने आओ और मुझे फूल तोड़ने से रोक के दिखाओ। इतना बोलकर अशोक फूल तोड़ देता है, जिसके फूल तोड़ते ही वहां पर एक भयानक भूत आ जाता है और बोलता है, तो मुझे ललकार रहा था, देख मैं आ गया। ये मेरा गार्डन है, यहाँ का हर एक फूल मेरा अधिकार है और मैं किसी को तोड़ने नहीं देता यहाँ पर फूल। तूने इस फूल को तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगा। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मारकर फूल बनाता हूँ। प्लीज हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हम दोबारा ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। लेकिन भूत उन्हें नहीं छोड़ता और उन्हें मारकर फूल बना देता है, जिसके बाद वो गार्डन के सभी फूलों में पानी देने लगता है। और ये सब होता गार्डन का चौकीदार देख लेता है और वो वहीं खड़ा मन ही मन बोलता है, काश कि मैंने उस दिन उन्हें रोक लिया होता। आज से 12 साल पहले की बात, जब मैं इसी गार्डन में भूख प्यास से तड़प रहा था, तभी शंकर दादा ने मुझे अनाथ को पनाह दी और मुझे भी इस गार्डन में अपने साथ रोजगार दिया। तभी से मैं उसके साथ रहने लगा था। लेकिन एक दिन उस गार्डन का मालिक हमसे मिलने आता है। सुनो, अब मैं इस गार्डन को हटाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनवाने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो मालिक? आप इस गार्डन को मत हटाइए। यहाँ पर हर आने वाला इंसान बैठकर आराम करता है और बहुत सारी दुआएं देता है। मुझे उन दुआओं का क्या करना है? अचार थोड़े ना डालना है। मुझे तो पैसों से मतलब है और यहाँ अपार्टमेंट बनने से मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, समझे? मालिक आप ऐसा मत करिए,
मैंने इस गार्डन के हर एक पौधे को बहुत प्यार से पाला है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। एक माली होकर तू मुझे फैसला लेने से रोकेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलकर मालिक शंकर को धक्का देता है और शंकर जमीन पर गिर जाता है और उसी वक्त उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत वहीं हो जाती है। और तभी से शंकर दादा का भूत यहाँ पर भटक रहा है और जो भी इस गार्डन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो उसे मार देता है। लेकिन अब मुझे मालिक से बात करके इस गार्डन को बंद करवाना ही होगा, नहीं तो शंकर का भूत ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। इतना बोलकर चौकीदार मालिक के घर जाता है और उनसे बोलता है, राम राम मालिक। राम 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 राम। घर कैसे आना हुआ? मालिक, मैं एक बार फिर से आपसे गार्डन के सिलसिले में बात करने आया हूँ। आप क्यों नहीं उस गार्डन को बंद करवा देते हैं? आपके लालच के चक्कर में कितने मासूम लोगों की जान चली गई। तू एक चौकीदार है और तू अपनी हैसियत ना भूल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या, जैसे आपने शंकर दादा को मारा था ठीक उसी तरह मुझे भी मार देंगे। ये क्या बोल रहा है तू? मैंने उसको नहीं मारा था। मैं मानता हूँ मालिक, जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन अब तो उसका भूत है वहां, इसलिए आप बात समझने की कोशिश करें, नहीं तो मजबूरन मुझे पुलिस के पास जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अगर ये पुलिस के पास गया तो पुलिस छानबीन करेगी और सभी मौत का जिम्मेदार मुझे मानेंगे और मुझे पकड़ लेंगे। इससे बेहतर है कि मैं उस गार्डन को बंद ही कर दूं, न खुलेगा गार्डन न होगी मौतें। इसके बाद मालिक और चौकीदार मिलकर उस गार्डन को ताला लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, जिसके बाद कोई भी इंसान उस गार्डन में नहीं जा पाता और लोग मरने से बच जाते हैं और इस तरह ये मौतों का सिलसिला बंद हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस गार्डन में शंकर भूत फूलों को पानी देता है।